नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। हमारे खास कार्यक्रम कैबिनेट एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको उन महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी देंगे जो देश के अलग अलग राज्यों की कैबिनेट बैठकों में लिए गए हैं। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक की। इन बैठकों में किन योजनाओं को मंजूरी मिली, किन मुद्दों पर चर्चा हुई और इन फैसलों से आम जनता को कैसे लाभ होगा। आइए सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। कैबिनेट बैठक के बाद नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण फैसलों और योजनाओं की जानकारी दी है। यह बैठक प्रदेश के शहरी विकास के भविष्य की दिशा तय करने वाली मानी जा रही है। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मोहन कैबिनेट में पास हुए प्रस्ताव। अधोसंरचना के लिए 1700 करोड़ रुपए मंजूर। देश का पहला बैटरी स्टोरेज सोलर एनर्जी प्लांट मुरैना में। पुलिसकर्मियों और पेंशन मामलों पर प्रस्तावित मंजूर। सहकारिता के लिए बनेगा एएमयू सेल। मेट्रोपॉलिटन सिटी विधेयक को मंजूरी। मेट्रोपॉलिटन विकास समिति का गठन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के तहत 1700 करोड़ रुपए की राशि कैबिनेट ने स्वीकृत की है। यह राशि प्रदेश के नगरीय निकायों में आधारभूत सुविधाओं जैसे सड़क, बिजली, सीवरेज आदि को दुरुस्त करने में खर्च की जाएगी। इसके साथ ही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि उन्होंने योजना के 5वें चरण के लिए भी आग्रह किया है, जिसे जल्द लाया जाएगा। मुरैना में एक अत्याधुनिक सोलर एनर्जी प्लांट की स्थापना की जाएगी। इस प्लांट में बैटरी स्टोरेज सिस्टम होगा जो दिन में सौर ऊर्जा को संग्रहित करेगा और रात में बिजली प्रदान करेगा। कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया है कि यह संभवतः देश का पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो सौर ऊर्जा को स्टोर करके 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराएगा। एक बहुत ही इनोवेटिव सोलर एनर्जी के ऊपर मध्य प्रदेश में काम हो रहा है। साधारणतः सोलर एनर्जी जब तक सूर्य की रोशनी मिलती है तब तक बिजली मिलती है, पर यह जो मुरैना के अंदर सोलर एनर्जी प्लांट लग रहा है, यह एनर्जी को सेव करने वाली बैटरी भी उसमें रहेगी। दिन में तो जो एनर्जी है वो सूर्य से प्राप्त करेंगे और बैटरी स्टोरेज, जो बची हुई बिजली वो बैटरी के अंदर स्टोर होगी और रात में भी ये बिजली प्रदान करेंगे। ये मध्य प्रदेश का पहला है और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि देश का भी शायद ये पहला प्रोजेक्ट होगा जहाँ कोई सोलर प्रोजेक्ट 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराए। ये लगभग 600 मेगावाट का है और इसमें लगभग 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। ये प्राइवेट इन्वेस्टर आ रहे हैं और ये मुरैना का एक यूनिक प्रोजेक्ट है। मुरैना में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट पहली बार हो रहा है। सरकार ने सहकारी क्षेत्र के व्यापक विकास और निगरानी के लिए एएमयू सेल के गठन को मंजूरी दी है। यह सेल सहकारी समितियों की क्षमता वृद्धि, वित्तीय अनुशासन और नई योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करेगा। सरकार ने प्रदेश में मेट्रोपॉलिटन सिटी की अवधारणा लागू करने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। पहले चरण में भोपाल और इंदौर को मेट्रोपॉलिटन सिटी के तौर पर शामिल किया गया है। इस योजना का उद्देश्य इन शहरों की यातायात, सीवरेज, औद्योगिक और नागरिक सुविधाओं को विश्व स्तरीय बनाना है। इस परियोजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए एक विशेष समिति बनाई जाएगी। समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे और इसमें मंत्री, विधायक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। प्रारंभ किया गया था इंदौर, भोपाल में। ये समूचे योजनाओं को लेकर के विभाग के अधिकारियों के साथ माननीय वरिष्ठ मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, राज्य मंत्री हमारी डॉक्टर प्रतिमा बागरी और अन्य अधिकारियों के साथ में मीटिंग में सम्मिलित हुआ और अभी तक के मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में, जो किए गए कामों के बारे में, मेट्रो की मंजूरी से लेकर अभी तक की गई प्रगति के बारे में सब अवगत होने के बाद आगामी दृष्टि से भी कुछ निर्णय किए हैं। एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट आई है सिमोस्त को लेकर के, उज्जैन से इंदौर में भी मेट्रो डालना चाहिए। साथ ही साथ एक विचार मेरे द्वारा भी दिया गया कि मेरी बीच में रेल मंत्री से चर्चा हुई थी। उनका कहना था कि मेट्रो का, वंदे मेट्रो एक नया उनका ट्रेन का आकार बन रहा है, जिसके आधार पर जो मेट्रो ट्रेन संचालन पुराना है
उसके बजाय मेट्रो ट्रेन के बजाय वंदे मेट्रो भी सर्किल ट्रेन के माध्यम से यातायात की बड़ी सुविधा दी जा सकती है। साथ साथ अभी एक रोपवे अर्थात केबल कार का भी चलन बढ़ा है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में हमारे बड़े शहरों में जैसे ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जहाँ जहाँ ये बड़े पैमाने पे यातायात की समस्या का समाधान करना है, यातायात को सुगम बनाना हम सबकी आवश्यकता है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर के हर एक का ट्रैफिक प्लान बनवा करके जहाँ जैसी ज़रूरत होगी सरकार उस दिशा में आगे बढ़ेगी। समिति की जिम्मेदारी होगी कि वह शहरी विकास कार्यों को दिशा निगरानी और क्रियान्वयन दे। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक प्रदेश की 50% आबादी को शहरी सुविधाओं से जोड़ दिया जाए। इसके लिए 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को चरणबद्ध तरीके से मेट्रोपॉलिटन योजना में शामिल किया जाएगा। इन शहरों को गठबंधन करने के लिए एक अलग अथॉरिटी का गठन होगा जो उनकी समग्र निगरानी और विकास की जिम्मेदारी संभालेगी। यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ये भी इसमें बनेगी पूरे मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए, जिसमें बस का संचालन कहाँ हो, मेट्रो का संचालन कहाँ हो, मोनोरेल का संचालन कहाँ हो और बाकी भी व्हीकल्स की आवश्यकता हो तो कहाँ कहाँ इसकी पूरी प्लानिंग बनेगी। इसकी अथॉरिटी भी एक अलग से बनेगी। इस महानगर में लगभग 10 लाख से ज़्यादा संख्या वाले ही क्षेत्र लिए जाएंगे। जैसे संविधान के 74वें संशोधन में मेट्रोपॉलिटन रीजन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट का मार्गदर्शन दिया गया है और उसमें हर राज्य को इस प्रकार का एक मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं ये कहा है कि जब स्वतंत्रता के 100 वर्ष हो तो भारत बहुत ताकतवर है। और जब हम सांख्यिकी देखते हैं तो 2047 तक 100 वर्षों में हमारा अर्बनाइजेशन का क्षेत्र 50% हो जाएगा, मतलब 50% शहरी जनता हो जाएगी। उसकी प्लानिंग हम 25 साल पहले से करेंगे तो आने वाले समय में जो मेट्रो शहरों में जो तकलीफ है, जैसे कलकत्ता में न ट्रैफिक ठीक है, न वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम ठीक है, वहाँ सड़क पे ड्रेनेज का पानी बहता है। ऐसे ही जितने भी महानगर हैं, चाहे मुंबई हो चाहे अन्य महानगर हो, अगर पहले से प्लानिंग नहीं हो तो इस प्रकार की अव्यवस्था होगी। हम भी कल का हमारा मेट्रो शहर कैसा हो, हम भी मद्रास की बराबरी करेंगे, मुंबई की बराबरी करेंगे। हम अभी से प्लानिंग कर रहे हैं, सड़कों की प्लानिंग, पानी की प्लानिंग, ट्रांसपोर्टेशन की प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग, रोजगार की प्लानिंग, एनवायरनमेंट की प्लानिंग, ये सब प्लानिंग का हिस्सा होगा इस मेट्रोपॉलिटन रीजन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट के माध्यम से। और इसलिए इंदौर, उज्जैन, देवास और धार का इंदौर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग रीजनल प्लानिंग एक्ट में लिया गया है। उसी प्रकार भोपाल, विदिशा, रायसेन और सीहोर तथा ब्यावरा का भी कुछ क्षेत्र, राजगढ़ जिला दूसरा ये लिया गया है। कुल मिलाकर भविष्य में अर्बनाइजेशन कैसा हो इसकी न सिर्फ प्लानिंग होगी बल्कि अभी से जो काम करने लायक होंगे वो करना प्रारंभ करते हैं। ये एक प्रकार का मध्य प्रदेश के विकास का डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा एक्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि इसके माध्यम से मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्र का प्लानिंग होगा, वहाँ रोजगार की व्यवस्था होगी, वहाँ पर पर्यावरण ठीक हो इसकी जिम्मेदारी इस कमेटी की होगी। इस सब दिशा में सामूहिक रूप से बैठकर मेट्रोपॉलिटन एक्ट के अंतर्गत हम लोग रीजन में ही बैठकर प्लान करेंगे, उसका क्रियान्वयन करेंगे। इस एक्ट का यही काम। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश के विकास और जन कल्याण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इस कैबिनेट बैठक में 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, लघु उद्योग मंत्री राकेश सचान और उच्च शिक्षा मंत्री योगेश उपाध्याय ने कैबिनेट के निर्णय की जानकारी दी। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। योगी कैबिनेट में पास हुए प्रस्ताव। स्वास्थ्य केंद्रों की बढ़ाई जाएगी संख्या, प्रेरणा योजना को मिली मंजूरी, शिक्षा के क्षेत्र में होगा सुधार, फसल बीमा योजना में सुधार की मंजूरी, किसान सहायता केंद्र होंगे मजबूत,
महिला सुरक्षा को लेकर नई योजना मंजूर, स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या बढ़ाने की मंजूरी, युवाओं के लिए रोजगार की सुविधा, पर्यटन और संस्कृति को मिलेगा बढ़ावा, प्रदेश में खुलेंगे 2 निजी विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा विभाग के 4 प्रस्ताव पार, उद्यमी को सस्ती दर पर मिले जमीन, एमएसएमई को यूपी में जमीन मिलेगी, एमएसएमई के 2 प्रस्ताव मंजूर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें 19 प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की कार्य परिषद में अनुसूचित जाति और ओबीसी के एक सदस्य रखे जाएंगे। एक व्यक्ति को एक ही बार मौका मिलेगा। प्रदेश के विभिन्न जिलों में 8.5 क्यूसेक क्षमता के 1750 असफल नलकूपों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। नाबार्ड पोषित परियोजना पर 561 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सरकारी नलकूपों को फिर ठीक कराने के लिए मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम 2002 में संशोधन 24(1)A में यह संशोधन किया गया है कि विश्वविद्यालय की कार्य परिषद में SC/ST का एक सदस्य और एक सदस्य ओबीसी का सीनियरिटी के हिसाब से चक्रानुक्रम में रखा जाएगा। एक व्यक्ति को एक बार ही मौका मिलेगा और सीनियरिटी के हिसाब से इसको रखा जाएगा। दूसरा विषय है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 1.5 क्यूसेक क्षमता से 1750 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण की परियोजना, ये नाबार्ड पोषित, इसकी लागत है 561 करोड़ 20,69,000 GST सहित व्यय का प्रस्ताव है। इसमें 1750 असफल राजकीय नलकूप है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न कारणों से जो गवर्नमेंट ट्यूबवेल्स हैं सिंचाई के लिए वो असफल हो गए, उसको रिबोर कराने के लिए आज मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन दे दिया है। ये 62 जनपदों के हैं और इनकी क्षमता 1,75,000 हेक्टेयर सिंचन क्षमता है। इसलिए आज मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के बाद ये फिर से पुनर्जीवित हो जाएंगे, इनका रिबोर हो जाएगा और रिबोर के आधार के ऊपर इसमें उन लोगों को सिंचाई की सुविधा फिर से मिल जाएगी। काफ़ी दिनों से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि ट्यूबवेल फेल हो जाने के बाद जिसका सिर्फ सहारा केवल सिंचाई का ट्यूबवेल ही है, उसके सामने एक संकट हो जाता है। 62 जिलों में 1.75 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई की जा सकेगी। पुनर्जीवित होने से सिंचाई की सुविधा मिलेगी। सुरेश खन्ना ने बताया कि सिंचाई का सहारा ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल फेल होने के बाद संकट खड़ा हो जाता है। इसमें 2.22 हजार लघु एवं सीमांत किसानों को फायदा होगा। FRBM की सीमा 3% थी, लेकिन अब अपने FRBM एक्ट में संशोधन करके 3.50 क्षमता की है। अब 50% कर्ज ज़्यादा ले सकते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के 4 प्रस्ताव पारित हुए हैं। मुजफ्फरनगर में वेदांता विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी किया गया है। 2 साल में सभी औपचारिकता पूरी करनी होगी, इसके बाद संचालन का अधिकार मिलेगा। उन्होंने बताया कि बौद्धिक तत्व विश्वविद्यालय बाराबंकी को संचालन का अधिकार देने का प्रस्ताव पारित किया गया है। विश्वविद्यालय को प्राधिकार पत्र जारी करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। मथुरा में केडी विश्वविद्यालय को संचालन के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। विश्वविद्यालय ने सभी औपचारिकता पूरी की है। विश्वविद्यालय के लिए शहरी क्षेत्र में 20 एकड़ जमीन आवश्यक है। इनके पास 50 एकड़ जमीन है। उच्च शिक्षा विभाग के 4 प्रस्ताव है इस बार मंत्रिपरिषद में, चारों पारित हो गए। पहला है जनपद मुजफ्फरनगर में वेदांता विश्वविद्यालय को आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में। वेदांता विश्वविद्यालय मुजफ्फरनगर में लाला फतेहचंद चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा संचालन इसका किया जाएगा और इसके पास प्राधिकरण एरिया में 23.3349 एकड़ भूमि है। 20 एकड़ नगरीय क्षेत्र में होती है, इसके पास पर्याप्त भूमि है। बाकी दोनों उच्च स्तरीय समिति
और शिक्षा विभाग की समिति ने संस्तुति दे दी है। अब आशय पत्र के बाद 2 साल के अंदर इनको सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी, तब इनको संचालन का अधिकार मिलेगा। 2 विश्वविद्यालय जिनको संचालन का अधिकार मिला है, यानी उन्होंने सभी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली हैं। उसमें एक है बोधिसत्व विश्वविद्यालय बाराबंकी। इसमें उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय तृतीय संशोधन में प्रख्यापित किए जाने के बाद इनको प्राधिकार पत्र निर्गत किए जाने का प्रस्ताव था, जो स्वीकृत हो गया है। इनके पास भी पर्याप्त भूमि है और इनके सभी औपचारिकता उन्होंने पूरी कर ली है, इसलिए संचालन का अधिकार इनको आज मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत हो चुका है। दूसरा बता रहा हूं, केडी विश्वविद्यालय मथुरा, इनके पास भी चूंकि नगरीय क्षेत्र में है और नगरीय क्षेत्र के हिसाब से 20 एकड़ भूमि चाहिए, लेकिन इनके पास 50 एकड़ से ज्यादा भूमि है। अन्य सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं इन्होंने। संचालन की अनुज्ञा की संस्तुतियां सभी समितियों ने कर दी हैं। आज मंत्रिपरिषद द्वारा यह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर छात्रवृत्ति दी जाएगी। यूके की एक संस्था FCVO के सहयोग से भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ट्यूनिंग छात्रवृत्ति दी जाएगी। ट्यूनिंग यूके की एक प्रशासनिक संस्था है। गरीब वर्ग के 5 छात्रों को यूके में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मास्टर की डिग्री प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की असाधारण उपलब्धियों से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश सरकार और यूके के बीच, यूके की एक संस्था है द फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस, यानी जिसको FCDO छोटी भाषा में बोल सकते हैं, इनके सहयोग से एक योजना बनी है जिसका नाम है भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी चिवनिंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना। इसके संचालन का प्रस्ताव आज पारित हुआ है। चिवनिंग ब्रिटिश काउंसिल की एक प्रशासनिक इकाई है। इसके और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में ये करार हुआ है। इस योजना से आर्थिक रूप से जो कमजोर छात्र हैं लेकिन प्रतिभावान हैं, उनको विदेशों में मास्टर डिग्री के लिए सुविधा उपलब्ध होगी। इस योजना के अंतर्गत 5 प्रतिभावान छात्रों को यूके के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में मास्टर डिग्री प्राप्त करने के लिए एक विषय में 1 वर्ष का धन हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। इस तरह वो प्रतिभावान गरीब छात्र जो विदेशों की में उच्च स्तर की पढ़ाई से वंचित रह जाते थे, उनको एक अवसर मिलेगा। शैक्षिक वर्ग 2025-26 से 2027-28 तक योजना लागू रहेगी। 38,000 से लेकर 42,000 पाउंड तक छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसमें आधा राज्य सरकार और आधा यूके की संस्था वहन करेगी। त्रिपरिषद में MSME के 2 नीतियां मंजूर की गई हैं। उत्तर प्रदेश फुटवियर, लेदर और नॉन लेदर क्षेत्र विकास नीति और उत्तर प्रदेश MMSE संस्था प्रबंधन नीति मंजूर की गई है। उन्होंने बताया कि बड़े लंबे समय से 1960 के समय में जो औद्योगिक स्थान बने वह 1978 से लेकर 2022 तक विभिन्न शासनादेश से यह संस्थान संचालित होते थे, लेकिन बदलते परिवेश में तमाम दिक्कतों को देखते हुए नई स्थान प्रबंधन नीति को मंजूर किया गया है। फुटवेयर इंडस्ट्रीज में 40 से 60 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इस नीति के माध्यम से फुटवेयर, लेदर और नॉन लेदर के उद्यम को प्रोत्साहन मिलेगा। पहली बार MSME के लैंड बैंक तैयार करने की चिंता की गई है। उत्तर प्रदेश फुटवियर, लेदर और नॉन लेदर क्षेत्र में विकास नीति 25 का प्रख्यापन नीति पास हुई और एक उत्तर प्रदेश लघु सूक्ष्म मध्यम औद्योगिक स्थान प्रबंधन नीति,
ये नीति पास हुई है, जो बड़े लंबे समय से 2060 के दशक में जो औद्योगिक स्थान बने थे, 1978 से लेकर 2022 तक विभिन्न शासनादेशों से ये औद्योगिक स्थान गवर्न होते थे। लेकिन बदलते परिवेश में नई तरीके से तमाम सारी दिक्कतों को देखते हुए, प्रॉपर्टी स्थानों का रख रखाव, इनको देखते हुए एक 2025 की नई औद्योगिक स्थान प्रबंधन नीति आज मंत्रिपरिषद से पास हुई है। इसमें मुख्यतः ये है कि जितने पुराने 1978 से लेकर 22 तक के जितने भी शासनादेश थे, उन शासनादेशों को हम लोगों ने अवक्रमित करते हुए सबको इसी में समायोजित करके जो अब औद्योगिक स्थान, चूँकि औद्योगिक स्थान MSME इसके पूर्व नए औद्योगिक स्थान नहीं बना रहा था। इधर विगत वर्षों में हमने मुख्यमंत्री जी के निर्देश में 75 जनपदों में नए औद्योगिक स्थान और लैंड बैंक तैयार करने का प्रस्ताव रखा है। तो हमारे तमाम जनपदों से हमें ज़मीन निःशुल्क मिल रही है, उनको हम डेवलप कर दे रहे हैं। डेवलप करने के बाद उनको कैसे आवंटन होगा, कैसे, तो उसी पर हम लोगों ने ऑक्शन के आधार पर उनका आवंटन होगा। लेकिन एक रेट हम लोगों ने निर्धारित किया। मुख्यमंत्री जी की सोच है कि MSME को बढ़ाने के लिए ज़मीन हम सस्ते दरों पर दें, तो हमने 2500 रुपये मीटर ज़मीन का दर निर्धारित किया है, न्यूनतम 2500 रुपये। पश्चिमांचल में 20% बढ़ा दे रहे हैं हम लोग, तो वो 3000 हो रही है। मध्यांचल में 2500 और पूर्वांचल में 20% कम कर दे रहे हैं, तो 2000 हो जा रही। तो 2000, 2500, 3000 ये हमारी मिनिमम दर होगी। और 10% मार्जिन मनी जमा करके वो ई नीलामी के ऑक्शन में जा सकता है। फिर ई नीलामी में वो जितनी बोली में जो मिनिमम आएगी, मैक्सिमम बोली, उसको वो हम लोग दे देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की सोच है कि उद्यमी को सस्ती दर पर जमीन मिले। यदि वह जमीन खरीदने पर अधिक पैसा लगा देता है तो उद्यम में क्या लगाएगा। इसलिए जमीन की आरक्षित दर इतनी कम रखी गई है कि 1 दर्जन से अधिक जिलों में जमीन के प्रस्ताव आ गए हैं। यह प्रयास है कि 75 जिलों में अनुपयोगी जमीन पर MSME उद्यम स्थापित करे जाएंगे। उच्च शिक्षा मंत्री योगेश उपाध्याय ने बताया कि सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश राज्य छात्रवृत्ति योजना को कैबिनेट में मंजूरी दी है। जैसे विद्यालय अपनी तरफ से अपनी प्रतिभा को निखार सकें और देश के विकास में योगदान दे सकें, जिसके लिए विदेश में शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा। यूनाइटेड किंगडम के किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश के मेधावी, आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को यह मौका दिया जाएगा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठकों में लिए गए फैसले कहीं न कहीं प्रदेश के विकास को नई गति देंगे, साथ ही जनहित की जरूरतों को भी पूरा करेंगे। हालांकि देखना होगा कि कैबिनेट में पास हुए प्रस्ताव धरातल पर कब तक उतरते हैं। फिलहाल के लिए कैबिनेट एनालिसिस में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।